Hello students, hello and welcome. This is Abhishek Tiwari here. Students, so we are very close to the end of this chapter 2 of your history, and right here what I'm going to present is a very crucial, very important topic, which is Stalinism and collectivization. Okay, स्टालिन से बना है स्टालिनिज्म. ओके, जब कभी भी स्टूडेंट्स स्टालिनिज्म या इस तरह से निज्म लग जाता है, ISM. सो ये जो ISM होता है, इट शोज़ समथिंग अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजी. ये एक आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस करता है, एक विचारधारा को एक्सप्रेस करता है. सो स्टालिन की आइडियोलॉजी को स्टालिनिज्म, और उसके साथ साथ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ टॉपिक जो उस दौरान हुई वो था कलेक्टिवाइजेशन. ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हमें स्टूडेंट अब पढ़ना है. सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्टालिन. ओके, हियर. सो the period of early planned economy was linked to the disasters of the collectivization of agriculture. जो शुरुआती पीरियड था अर्लियर प्लान्ड इकोनॉमी का, ठीक है, इट वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर. यह एक विध्वंस या विनाश से जुड़ा हुआ था ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के कलेक्टिवाइजेशन से जुड़ा हुआ था, जिसका अपना एक बहुत ही विनाशकारी परिणाम हुआ. बाई 1927-1928 towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. पूरे सोवियत रशिया के जो शहर थे वहाँ बहुत गंभीर समस्या बनी हुई थी ग्रेन सप्लाईज़ की. ओके, गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड. अब क्योंकि वहाँ सरकार जो है सोवियत थी, पब्लिक गवर्नमेंट थी, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों में थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फिक्स कर दिया प्राइसेस को ग्रेन का कि कितने में ये बेचा जाना चाहिए. द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन्स टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइसेस. जो पीजेंट्स थे ना, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो अपना अनाज गवर्नमेंट के बायर्स को नहीं बेचेंगे, या गवर्नमेंट के बायर्स को बेचने से उन्होंने मना कर दिया. ठीक है. सो स्टालिन, जैसे होता नहीं है कि आप जो गांव में रहते हैं उन्हें मालूम होता है कि जब उनके यहाँ अनाज होता है, सो जो फूड ग्रेन्स उनके यहाँ होता है, तो वो बेसिकली दो जगह बेचते हैं. या तो वो किसी मर्चेंट को बेचते हैं, ठीक है, व्यापारी को बेचते हैं प्राइवेटली, या फिर वो गवर्नमेंट के अपने ऑथराइज सेंटर्स होते हैं, चिलिंग सेंटर उसको कहते हैं, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्टिव सेंटर होते हैं, कलेक्टिंग सेंटर, वहाँ लेते हैं. तो वो जो है उसको गवर्नमेंट के कलेक्टिंग सेंटर कहेंगे. तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के कलेक्टिंग सेंटर्स पे अच्छे प्राइस ना मिलने की वजह से नहीं, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो गवर्नमेंट को अनाज बेचेंगे ही नहीं. स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर डेथ ऑफ लेनिन. स्टालिन जो लेनिन की डेथ के बाद जिसने जो है पार्टी की अगुवाई की, पार्टी की शुरुआत की, पार्टी को लेके चला. ओके, उसने क्या किया कि स्टालिन ने क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड फर्म इमरजेंसी मेजर्स. उसने कठोर जो है एमरजेंसी, आपातकालीन जो है कई ऐसे कदम उठाए. ही बिलीव दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस. उसकी अपनी ये उम्मीद थी कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो अनाज को अपने घरों में, अपने गाँव में अब इस तरह से रख ले रहे हैं, होल्ड करके स्टॉक को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो इस उम्मीद में रख ले रहे हैं कि बाद में जब प्राइस बढ़ेंगे तब हम बेचेंगे. सो स्पेकुलेशंस हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कन्फिस्केटेड. ठीक है, तो स्पेकुलेशन जो अनुमान लगाना था हैड टू बी स्टॉप, इसको रुक जाना चाहिए था. एंड सप्लाईज कन्फिस्केटेड, और सप्लाई क्या हो गई, वो बाधित हो गई, वो कैद हो गई ना. तो स्पेकुलेशंस बंद हो गए, मतलब कि जब बाज़ार में वस्तुएं नहीं आएंगी तो क्या होता है, उससे इकोनॉमिक्स के अनुसार प्राइसेस बढ़ने लगते हैं. ठीक है, बाज़ार में सामान कम हो, ख़रीदने वाले ज़्यादा हो तो प्राइस बढ़ जाता है. सामान कम ज़्यादा हो, ख़रीदने वाले कम हो, तब प्राइस घट जाता है. तो यहाँ पे अनाज तो किसान दे ही नहीं रहे थे बाज़ारों में, तो अनाज दिखाई नहीं पड़ रहा था सरकारी सेंटर्स पे, और अनाज ना होने से उसकी प्राइसेस बढ़े जा रहे थे. ठीक है. सो इन 28 पार्टी मेंबर्स टूवर्ड टू ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़. जो स्टालिन के पार्टी मेंबर्स थे वो सब जो है ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की यात्रा पे गए. सुपरवाइजिंग इन्फोर्स ग्रेन्स, उन्होंने अपनी कब्जे वाली ग्रेन की फील्ड्स को देखा, उन्होंने उनकी निगरानी किया. कलेक्शंस एंड रेडिंग कोलैक्स. ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेडिंग कोलैक्स
इसके साथ साथ उन्होंने कुलैक्स वगैरह को रेड किया उस पर। द नेम फॉर अ वेल टू डू पीजेंट्स, कुलैक्स क्या हुआ करते थे, वो एक बहुत समृद्ध बहुत ही अमीर किसान हुआ करते थे, उन्हें कुलैक्स कहा जाता था। तो कुलैक्स के यहाँ भी रेडिंग की उन लोगों ने, क्या किया, धावा बोला, और उनके यहाँ जो अनाज छिपा के रखे गए थे उन पे इन्होंने धावा बोल दिया। ओके, एज शॉर्टेजेस कंटिन्यूड, जैसे जैसे शॉर्टेज बढ़ती जा रही थी, डिसीजंस वॉज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स, तो सरकार की ओर से डिसीजन आता है कि फार्म्स को कलेक्टिवाइज कर लिया जाएगा, सामूहिक रूप से खेती की जाएगी, सबके खेतों को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी और उसके बेसिस पे खेती की जाएगी। इट वॉज आर्ग्यूड दैट, यह आर्ग्यू किया गया दैट ग्रेन शॉर्टेजेस वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। ओके, होल्डिंग्स है, ये सरकार की ओर से तर्क ये दिया गया कि शॉर्टेज इसलिए है क्योंकि खेतों का जो होल्ड एरिया है वो बहुत ही छोटा है, खेतों का जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कमज़ोर है और इसकी वजह से ना प्रोडक्शन ज़्यादा हो नहीं पाता है। ठीक है, मींस नए टेक्नोलॉजी के जो इंस्ट्रूमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होते और अच्छे से पैदावार नहीं हो पाती है। So after 17 लैंड हैड बीन गिवन ओवर पीजेंट्स, तो जो लैंड थी पीजेंट से वो उनसे ले ली गई। दिस स्मॉल पीजेंट्स फार्म कुड नॉट बी मॉडर्नाइज्ड ना, ये छोटे स्मॉल जो पीजेंट्स फार्म थे ये इतने छोटे थे कि इनको मॉडर्नाइज भी किया नहीं जा सकता था। ओके, तो इनको मॉडर्नाइज भी नहीं किया सकता था, तो डेवलप मॉडर्न फार्म्स, तो इस वजह से मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करने के लिए एंड रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइंस, और उन्हें इंडस्ट्रियल लाइंस के साथ रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइंस, इंडस्ट्रियल लाइंस के साथ उनको रन करने के लिए विद मशीनरी, मतलब मशीनरीज़ की ज़रूरतों को पूरा करने की के लिए इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलैक्स। तो अब सरकार के सामने ये महत्वपूर्ण था कि सरकार सबसे पहले इन कुलैक्स को, इन बड़े जो किसान थे, जमींदार थे, पहले इनको बाहर किया जाए, इनको एलिमिनेट किया जाए खेती करने से। टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स, ठीक है, किसानों से ज़मीनें वापस ले ली जाए, एंड इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म्स, और उन सब को जोड़ करके स्टेट कंट्रोल्ड, राज्य के नियंत्रण वाली बड़ी फार्म बनाई जाए, बड़ी जो है खेत का आकार बड़ा किया जाए सबको मिला करके। तो ये बातें की गई। ओके, व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। अब ये बात आती है कि स्टालिन की इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को किस तरह से किया गया, क्या इसके साथ साथ और क्या हुआ। So from 29 the party forced all peasants to cultivate in collective farms. Okay, so 29 से पार्टी ने, स्टालिन की पार्टी ने फोर्स किया पीजेंट्स को टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स, कि कलेक्टिव फार्म्स में खेती किया जाए, जिसको कोलॉज कोलकॉज कहा गया। तो कोलकॉज में खेती करने की बात की गई। ओके, द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। उसके बाद जो बल्क ऑफ लैंड था और इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट्स मतलब औजार और लैंड, वह ट्रांसफ़र टू द ओनरशिप, वो ओनरशिप के लिए कलेक्टिव फार्म्स की ओनरशिप के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, कि कलेक्टिव उस पर खेती होगी। पीजेंट्स वर्क ऑन लैंड, खेतों पे किसान काम करते थे, एंड कोलकॉज कोलकॉज प्रॉफिट वॉज शेयर्ड, और उसके पास जो पूरी प्रॉफिट होती थी उसको पूरा का पूरा शेयर किया जाता था। सपोज़ ये छोटे छोटे खेत हैं, ठीक है, ये सब छोटे छोटे थे, इसमें मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल संभव नहीं था, तो क्या किया गया, इन सभी को एक मिला लिया गया और सभी लोगों से कहा गया कि खेती सब लोग करो ना, सब लोग एक साथ खेती करो, जो प्रोडक्शन होगा, मान लो अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, 1000 किलोग्राम निकला है, तो वो उसमें डिवाइड होगा और फिर 10 किलोग्राम सबको मिलेगा। ठीक है, हर किसान को इक्वली। तो उनके हिसाब से ये बेहतर तरीका था कि जिससे कि समाज में समानता, इक्वलिटी लाने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका उनको लगा ये। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से पूरी लैंड को लेकर के प्रॉफिट सबके बीच में बांटना शुरू किया। इनरेस्ड पीजेंट्स रजिस्टर्ड द अथॉरिटीज़, जो गुस्से में किसान थे उन्होंने विरोध किया सरकार का, एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक, और उन्होंने अपने लाइफ स्टॉक को, अपने जानवरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। बिटवीन 29 एंड 31 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाई 1/3, जो जानवर थे वो घट करके 1/3 रह गए, 1/3 जानवर घट गए। दोज हु रजिस्टर्ड कलेक्टिवाइजेशन व सेवरली पनिश्ड, फिर सरकार की ओर से दमनात्मक कार्य किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, और
जिन्होंने कलेक्टिवाइजेशन का विरोध किया उनको जो है कठोरता से पनिश किया गया। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड, बहुत से लोगों को यहाँ से वहाँ डिपोर्ट कर दिया गया, बहुत लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया। एज दे रजिस्टर्ड कलेक्टिवाइजेशन, जैसा उन्होंने रजिस्टर किया कलेक्टिवाइजेशन का, पीजेंट्स आर्ग्यूड दैट, पीजेंट्स का जो आर्ग्यू था वो ये था दैट देयर वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। उन्होंने कहा कि दैट दे वर नॉट रिच, कि किसान, छोटे किसान कहना है कि वो तो ना ही अमीर हैं और ना ही वो इस कलेक्टिवाइजेशन के ख़िलाफ़ भी हैं, ठीक है, सोशलिज्म के ख़िलाफ़ भी नहीं है वो। दे मेयरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फॉर्म्स, उन्होंने कहा कि हम केवल इतना चाहते हैं कि हम कलेक्टिव फॉर्म में काम नहीं करना चाहते। फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स, कई कारणों से हम इसमें काम करना नहीं चाहते हैं। स्टालिन गवर्नमेंट अलाउड, ओके, स्टालिन सरकार ने क्या किया, स्टालिन की जो गवर्नमेंट थी उसने अलाउ कर दिया, ओके, सॉरी, अलाउड सम पीजेंट्स, ओके, सम पीजेंट्स इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, उसकी सरकार ने कुछ पीजेंट्स को इंडिपेंडेंट खेती करने को अलाउ कर दिया। बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर्स अनसिम्पैथेटिकली, लेकिन उन कल्टीवेटर से जिनसे अलग से खेती करने का उन्होंने प्लान किया था उनको सरकार के लोगों की ओर से बहुत ही निर्दयता से उनके साथ पेश आना शुरू हुआ। अनसिम्पैथेटिकली, जिनके प्रति कोई सहानुभूति दिखाई नहीं दी गई। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, ओके, प्रोडक्शन जो है वो तुरंत ही उसमें इंक्रीज नहीं हुआ। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 एंड 33, बल्कि जो बुरा हार्वेस्ट था 30 और 31 का, लेड टू वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन, उसकी वजह से बहुत बड़ा अकाल पड़ा इन सोवियत हिस्ट्री व्हेन ओवर 4 मिलियन डाइड ना, सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा और 40 लाख लोगों की जान चली गई, भूखमरी से चली गई उन लोगों के बीच में, ओके। तो ये परिणाम हुआ, इस कलेक्टिवाइजेशन को डिवास्टेटिंग क्यों कहा गया, ओके। सो मेनी विद इन द पार्टी, बहुत से लोग पार्टी में ही क्रिटिसाइज, आलोचना करने लगे सरकार की, स्टालिन की। एंड कन्फ्यूज़न इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी के तहत जो प्रोडक्शन हो रहा था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसको लेकर भी बहुत से लोग कन्फ्यूज़ थे, ठीक है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, और जो कलेक्टिवाइजेशन का परिणाम था उस बात को लेकर भी बहुत से लोग कन्फ्यूज़ थे, ओके। सो स्टालिन एंड हिज सिंपथाइजर्स चार्ज दीज क्रिटिक्स विथ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। तो जो स्टालिन था और जो उसके सिंपथाइजर्स थे, जो उसकी सहानुभूति रखते थे उसके काम से, उन्होंने क्या किया, इन तमाम जो लोगों ने आवाज़ उठाई उनको सोशलिज्म का षड्यंत्र बता करके, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म, सोशलिज्म के खिलाफ षड्यंत्र बता करके उन्हें जो है उनको प्रताड़ित किया गया, उनको पनिश किया गया। एक्यूजेशन वर मेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में एक्यूजेशन मतलब लोगों को मारना पीटना, पेनलाइज करना शुरू किया गया। एंड बाई 39 ओवर 2 मिलियंस वर इन प्रिजन, और लगभग 1939 तक 20 लाख लोग तक जो है जेलों में चले गए या लेबर कैंप्स में चले गए। मोस्ट वर भेज दिए गए। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स, उसमें से बहुत से ऐसे जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, बट नो वन स्पोक फॉर देम, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी बोल नहीं सका। अ लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशन, बहुत सी संख्या में लोगों को झूठी हामी भरवाई गई कि नहीं आप इसको पसंद करते हैं, आप इसको ज़बरदस्ती साइन कीजिए, ठीक है। अंडर टॉर्चर वर एक्सक्यूटेड, और उनको मार भी दिया गया। बल्कि सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल, उसमें से कई ऐसे टैलेंटेड प्रोफेशनल थे, लेकिन सबको जो है प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका स्टालिन और स्टालिनिज़म और किस तरह क्या था, और इसके साथ स्टालिनिज़म पूछेगा तो उसकी पूरी प्रोसेसिंग को आप लिख देंगे। और कलेक्टिवाइजेशन पूछता है तो कलेक्टिवाइजेशन तो एक प्रोसेस था, आप जान गए इसके बारे में क्या था, तो वो किसने कैसे स्टार्ट किया, क्या उसके प्रोसेस थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, वो आप एक्सप्लेन कर लेंगे, ओके। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स। होप आपको ये समझ में आया होगा। बस अब एक और लेक्चर बल्कि देरी है, नेक्स्ट लेक्चर में इस लॉन्ग मैमथ टाइप चैप्टर को हम लोग फिनिश कर लेंगे, ओके। सो वन मोर lecture to go. This is what all about for today's lecture. Thank you.